हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेआरएफ 2020 के बारे में। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि जेआरएफ में क्या मिलेगा, कितना एलिजिबिलिटी है, कितना स्कॉलरशिप में आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वैलिडिटी कितनी है। ये सब जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा जेआरएफ में आपको, कितने टाइम तक इसकी वैलिडिटी रहती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और उसके बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी को, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, ये एक क्राइटेरिया है। अगर आप लेक्चररशिप या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में जैसे आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जानना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा है जिसमें जाना जाता है कि आप कितने एलिजिबल हैं जेआरएफ के अवार्ड लेने के या लेक्चररशिप करने के लिए। आप में कितनी एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब ये टेस्ट कौन कराता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यूजीसी कंडक्ट्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि इस समय एनटीए करा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले कराती थी, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब कौन सा करा रहा है, कंडक्ट कराता है जो एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो वो कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, यानी आप कितने योग्य हैं लेक्चरर बनने के या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, उसको यहाँ पर जांचा जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा। ठीक है, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज द गेटवे फॉर टैलेंटेड एंड एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट टू रीच देयर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फेलो इन एनी रिप्यूटेड इंडियन यूनिवर्सिटी। यानी अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं, जैसा कि रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है यूजीसी नेट 2020 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। साथ ही जेआरएफ के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके जो है उनके बारे में भी उनको बता दिया गया है रिज़ल्ट में कि उन्होंने जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। बाकी जो कैटेगरी वाइज जिनको जेआरएफ मिला है उनका भी लिस्ट में जारी कर दिया गया है। जनरल की जेआरएफ की जो है लिस्ट है अभी वो नहीं आई है, लेकिन बाकी सबकी जो है उन्होंने जारी कर दी है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि अगर हमारा जेआरएफ में जो है नाम नहीं है और माइनॉरिटी में अगर नाम है तो क्या हमें जेआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल मिलेगी। अगर उनको डायरेक्ट जेआरएफ मिला है तो भी उनको जेआरएफ मिलेगा। इन केस अगर उनका डायरेक्ट जेआरएफ में नाम नहीं है और उनका कैटेगरी वाइज यानी शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर माइनॉरिटी में जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर उनका नाम है तो उनको जेआरएफ ज़रूर मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। The University Grant Commission offers scholarship to those talented candidates who qualify the NTA UGC NET exam with a meritorious score. Those candidates can take complete advantage of the award of Junior Research Fellowship. यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिले तो उसके लिए आपको NTA UGC NET एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, वो भी मेरिट लिस्ट में आना होगा, तभी आपको अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेआरएफ, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, कोई भी होगा चाहता यही है कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके बाद वो पीएचडी करना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है या रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसको सरकारी हेल्प मिले, स्कॉलरशिप मिले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ जेआरएफ जो है क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। अभी यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पर फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि पीएचडी में आप खुद जानते हैं बहुत पैसा लगता है, तो हर कोई चाहता है कि हमें सरकारी हेल्प मिले, सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिले जिससे कि हम पीएचडी करें। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको पीएचडी के लिए
जो है पर मंथ आपको सरकार, आपको गवर्नमेंट जो है फेलोशिप देती है, जिससे आप रिसर्च भी करते हैं, पीएचडी की डिग्री भी हासिल करते हैं और आपको उसमें कोई पैसा अपना खुद का लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप आगे की स्टडी करना चाहते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड पीएचडी की, तो आपको यहाँ पर फेलोशिप बहुत हेल्प करती है। आगे बात करते हैं कि बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि वैलिडिटी ऑफ जो है जेआरएफ क्या रहेगी, यानी हमारा ये जो जेआरएफ है कब तक मान्य रहेगा। तो फ्रेंड्स, पहले 2 साल के लिए मान्य था, अब जो इसकी वैलिडिटी है वो 3 इयर्स हो चुकी है। लेकिन 3 इयर्स के अंदर आपको इनरोलमेंट किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको इनरोलमेंट कराना बहुत ज़रूरी है 3 साल के अंदर। अगर आप 3 साल के अंदर अपना इनरोलमेंट नहीं कराते हैं तो आपका जेआरएफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका 3 साल के अंदर किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट आप करा लें। ठीक है, तो 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। और अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप लेना चाहते हैं जेआरएफ, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ होना पड़ेगा। साथ ही आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको यूजीसी नेट, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो CSIR नेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप क्वालिफाई करेंगे आप उनकी मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि नेट के लिए क्वालिफाई बच्चों की एक मेरिट तैयार होती है जिसमें से 6% बच्चों को जेआरएफ मिलता है, बाकी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है जो मेरिट में हाई होते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से मेरिट लानी पड़ती है। यहाँ देखिए नोट भी है, द जेआरएफ कैन बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव ऑप्टेड इट वाइल फिलिंग यूजीसी नेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जेआरएफ सिर्फ उनको मिलेगा जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर आपको टिक करना होगा कि क्या आपको सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे टिक किया है तो आपको अगर हाई मेरिट भी होगी तो भी आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एज लिमिट 30 है। रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC ST OBC और जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको जो है रिलैक्सेशन मिलता है एज का। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो है 30। आपको जेआरएफ के ऑप्शन पे टिक भी करना पड़ेगा, तभी आपको ये जेआरएफ मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आप जैसा कि भी हमने आपको बताया कि एनटीए जो है, जान लेते हैं। एनटीए कंडक्ट कराता है नेट एग्ज़ाम और जेआरएफ का, जिसमें कि इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जानते हैं और जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए लिख कर आ जाता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जो भी नेट क्वालिफाई करता है उसकी जो हाई मेरिट होती है उसी में से सिलेक्ट किया जाता है जेआरएफ को। ठीक है, तो उसमें से ही आपको जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया जाता है, यानी जो जिनकी हाई मेरिट है वो ही जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड होते हैं। साथ ही उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म पे भी जेआरएफ ऑप्शन पे टिक करना होता है अगर उनकी एज उसमें आती है। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसकी स्कॉलरशिप के बारे में कि कितना उसका जो टाइम रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, अमाउंट कितना मिलता है, अलाउंस कितना मिलता है। तो देखिए इसका जो टेन्योर ऑफ फेलोशिप है उसकी बात करें तो ये 3 साल के लिए मान्य है। 3 साल के अंदर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनरोलमेंट नहीं कराते हैं पीएचडी के लिए तो ये आपका कैंसिल हो जाता है जेआरएफ। ठीक है, उसके बाद
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनरोलमेंट कराने के बाद आपको 3 मंथ का एक कोर्स करना होता है। उसी यूनिवर्सिटी से 3 मंथ का एक कोर्स करना पड़ता है, जिसमें कि आपको 75% की अटेंडेंस के साथ इसको अच्छे से कंप्लीट करना होता है। ये जो 3 मंथ का कोर्स आपको कराया जाता है, अगर आप 75% अटेंडेंस के साथ ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 3 मंथ्स या 6 मंथ का ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है, आई थिंक 6 मंथ होता है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जो है कोर्स होता है 75% अटेंडेंस के साथ अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो उसके 3 मंथ्स बाद, तो उसके 3 मंथ के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है। स्कॉलरशिप मिलने लगती है 3, जैसे आपने 3 ईयर का यहाँ पे है, ठीक है, फेलोशिप का 3 साल के अंदर आपने इनरोलमेंट करा लिया किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कराने के बाद आपको 6 महीने का एक कोर्स करना है। कोर्स अगर आप 75% अटेंडेंस के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये 5 साल तक के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलता है। आइए जानते हैं कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ देखिए एक लमसम अमाउंट है 31,000 फॉर इनिशियल 2 ईयर्स। उसके बाद 2 ईयर्स के बाद जो JRF है उसको क्या कर दिया जाता है SRF में। एक और चीज़ देखिएगा, पहले के 2 ईयर्स अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो JRF को जो आगे टर्न कर दिया जाता है, चेंज करके सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपको 31,000 और बाकी के टाइम के लिए 35,000 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं की गई है, वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। 35,000 आपको मिलेगा, ठीक है। साथ में ये तो इन्होंने आपको फेलोशिप बताया, कितना मिलेगा, HRA कितना मिलेगा, 8,000 रुपीज़ मिलेगा। तो टोटल आपका जो यहाँ बात करें तो 45,000 पर मंथ आपको जो है यहाँ पर फेलोशिप अमाउंट आपको मिलेगी, पर मंथ मिलेगी। अगर आपके 2 साल ये स्टार्टिंग के कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ये भी अमाउंट आपका बढ़ जाता है, क्योंकि रिवाइज हुई हैं बहुत सी स्कॉलरशिप की अमाउंट, ठीक है। तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फेलोशिप की अमाउंट जो है बढ़ी हैं। तो एक लमसम अमाउंट मानिए कि 45,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आगे स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, यानी 5 साल तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि किस किस की जो है रिवाइज हुआ है रेट फेलोशिप का। तो वो है साइंस का, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस, इनका जो है रिवाइज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना, 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स एंड 20,000 अराउंड पर एनम फॉर रिमेनिंग 3 ईयर्स। ऐसे ही साइंस के लिए आपको 12,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, 25,000 पर एनम फॉर रिमेनिंग 3 ईयर्स। ये एक लमसम अमाउंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। अगर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करा लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एनरोलमेंट करा लेते हैं तो 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा मिलता है। 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा मिलता है किसके लिए, बुक्स वगैरह के लिए। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने इनरोलमेंट कराया है तो 10 से 15 हज़ार आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी बुक्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है JRF से। PhD में आपको पैसा नहीं लगाना है, ऑलरेडी 45,000 के अराउंड आपको पर मंथ मिलेगा। बुक्स का अलग मिलेगा, आपको 10,000 के करीब आपको बुक्स का मिलेगा, 10 से जो है 15,000। फिर आप SRF हो जाएंगे, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाएंगे, तो आपका ये जो 45,000 है ये फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है, चाहे आपको डायरेक्ट JRF मिलेगा या फिर आपको कैटेगरी वाइज, यानी अगर आप किसी भी शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड कास्ट या फिर माइनॉरिटी से भी अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो भी आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि JRF क्या होता है, कितना मिलता है स्कॉलरशिप या फेलोशिप आपको, और कितने साल के लिए वैलिड होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे आपको ये भी बेनिफिट है कि आप PhD
के बाद रिसर्च भी कर सकते हैं, टीचिंग के लिए जा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े जहाँ पर आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है पीएचडी करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको पीएचडी करने के लिए, और पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।